क्या बोल रहा है, इंक्लूड्स द राइट टू, मतलब आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो अधिकार हैं उसके अंतर्गत में जो दिए हुए नीचे के 4 उपखंड हैं वो सम्मिलित हैं, सम्मिलित होंगे, मतलब इंक्लूड, मतलब इसके अलावा भी कुछ और चीजें सम्मिलित हो सकती हैं, इसका व्यापक विंडो ये वर्ड दे रहा है। क्योंकि हमने कई डिसीजनों में पढ़ चुका है, कई बार हमारे पास ये बातें आ चुकी हैं कि कोई भी विधायिका कोई भी शब्दों का इस्तेमाल कर रही है तो बिना सोचे समझे नहीं करती है, और खासकर लीगल जैसे चीजों में तो बिल्कुल शब्दों का कोई भी अकारण उपयोग नहीं होता है। तो एंड इंक्लूड्स टू राइट टू जो है एक व्यापक विंडो देता है इसके अलावा भी। लेकिन अभी हमारे पास जो मौजूद है इस एक्ट में, क्योंकि हम किसी को समझाने जाएंगे ना, तो कोई आज की डेट में कोई जन सूचना अधिकारी जो लिखा हुआ है उसको तो सुनते और समझते हैं नहीं, तो बाकी चीजें क्या सुनेंगे समझेंगे, इसलिए मैं उस टॉपिक पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो इसके उपखंड है, जो मतलब जो सब क्लॉज हैं, जो रोमन लैंग्वेज में वर्ड्स में 1 2 3 4 करके 4 तरीकों से हमको दिया गया है, जिसको हम अपना सूचना का अधिकार मान लेते हैं। सूचना का अधिकार वो नहीं है, सूचना का अधिकार तो आपको बता दिया ऊपर में उसने। सूचना का अधिकार वो है जो किसी लोक प्राधिकरण में पहुंच योग्य सूचना हो और वो आप उस प्राधिकरण के या तो नियंत्रण में हो या उसके द्वारा धारित हो। ठीक है, और ये भी एक बहुत लंबा विंडो है, क्योंकि जितना चैनल आप नीचे तक जाते जाएंगे वो सारी चीजें उसमें काउंटिंग हो जाएगी। इसी कारण से यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ था एंड इंक्लूड टू, इंक्लूड द राइट टू। ठीक है, तो अपन आ जाते हैं सब क्लॉज में। सब क्लॉज बोलता है इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम अपने आवेदन को जब लिखते हैं ड्राफ्ट को, तो हम वहां पे इस्तेमाल कर देते हैं शब्द अवलोकन करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मुझे दिखाया जाए। तो आप लोग ये वर्ड इस्तेमाल ना करें, वो आपके पावर को छोटा कर देते हैं। आप वर्ड इस्तेमाल करें निरीक्षण और ब्रैकेट में लिखें इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो चूंकि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्यों लिखा इसने, मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये नहीं थी, क्योंकि रिकॉर्ड्स ऑलरेडी जो है 2I में परिभाषित है और उसके अंदर में सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स काउंटेबल है, काउंटिंग होते हैं। ठीक है, और वर्क क्या है, वर्क में भी 2 अलग अलग लोगों की विचारधाराएं बटी हुई है। कोई वर्क की परिभाषा इस आधार पे करता है कि जो उस अथॉरिटी का काम है उसको देखता है, और एक जो दूसरा हिस्सा है वो इस बात को देखता है कि वर्क मतलब जो काम ये करने और कराने के लिए जो वर्क परिभाषित है कि भाई रोड बनवाना है, बांध बनवाना है, पुलिया बनवानी है, कोई सामग्री के लिए जो काम हो रहे हैं, जो टेंडरिंग में संविदा में जो कार्य होते हैं, जिसको बोला जाता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सनिर्माण, उसकी बात की जाती है ना। तो जो सनिर्माण की बात हो रही है, तो ये 2 अलग अलग पहलू हैं उसको समझने के लिए। लेकिन हमारे पास परिभाषित क्या है, हमारे पास वर्क की परिभाषा इसमें नहीं दी हुई है। वर्क की परिभाषा अगर मैं 2-3 एक्ट्स में खोजने जाता हूं तो 2-3 एक्ट्स में वर्क की परिभाषा सनिर्माण से दी हुई है। तो हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ सनिर्माण है। पुराने जितने भी ऑर्डर्स आए हैं CIC के, SIC के, वो कार्यालयों के किए जाने वाले काम के ऊपर नहीं आए हैं, उनके द्वारा जो सनिर्माण से जुड़े हुए काम थे उसके ऊपर आए हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहता। मैं मानता हूं कि हमारे पास जितने अधिकार हैं पहले तो उसे बचा लो, जिस दिन उसे बचा लोगे तब बाकी के अधिकार के लिए लड़ लेना, क्योंकि जो अधिकार अवेलेबल है वही तो मिल नहीं पा रहे हैं। तो अभी आप यही मान के चलो जो इजीली मिल जाए, जिसको हम परिभाषित कर सके, वहां पे हम उनको मनाने में सक्षम है, तो वो अभी आप वर्क के अंदर में जो वर्क की परिभाषा दूसरे एक्ट्स में दी हुई है उसके तहत आप मान ले सनिर्माण के कार्य। दूसरा पॉइंट उसने दिया है दस्तावेजों या अभिलेखों के टिम्पन, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि, टेकिंग नोट्स, टेकिंग एक्सट्रैक्ट्स और टेकिंग सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड। मतलब सबसे पहली बात तो इसने क्लियर कर दिया कि किसी दस्तावेज के या रिकॉर्ड के ही आप चीजें ले सकते हैं। उसने यहाँ पर जो है
कुछ चीजों को हाइड किया है अपन, आगे मैं उसको बताऊंगा। तो यहाँ पर इसने बात किया है डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की। आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि शब्द का लीगल उसमें बहुत महत्व होता है। आप उसको सरसरी पढ़ेंगे तो जिंदगी में लॉ को नहीं समझ पाएंगे। लॉ को समझना है तो उसको टुकड़ों में एक एक शब्द का अर्थ पकड़ते हुए ही समझना होगा, अनदर लॉ को पढ़ना बेकार है। बहुत ही धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है लॉ को। तो टेकिंग नोट्स, तो टेकिंग नोट्स किसी भी तरीके के नोट्स जो उसमें मौजूद हो, उनके डॉक्यूमेंट्स में या रिकॉर्ड्स में, या उसके लिए नोट्स बने, है ना, जिसको हम जनरली नोट शीट के रूप में जानते हैं, वो सारी चीजें हमको इसमें पाने का अधिकार मिला हुआ है। कोई एक्सट्रैक्ट्स, कोई हिस्सा उसका, मतलब उसको बांटकर, मतलब कोई पेपर का पूरा एक्सट्रैक्ट वो है, कंपाइल है, तो उसमें का कोई हिस्सा पाने का या कोई अंश पाने का अधिकार मिला हुआ है। और उनकी सर्टिफाइड कॉपीज, मतलब प्रमाणित प्रतिलिपि, फिर से बता रहा हूं, प्रमाणित प्रतिलिपि। हम सत्यापित प्रतिलिपि कभी ना लिखें या खाली उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं, ये भी वर्ड इस्तेमाल ना करें। अगर आप सूचना का अधिकार वर्ड करके पूरा डॉक्यूमेंट नहीं चाह रहे तो आपको इजियर स्टेप क्या होगा, इजियर स्टेप होगा कि जो इसमें लिखा है उसी शब्द को लें। तो सर्टिफाइड कॉपीज मींस क्या होता है, जो उनके पास कॉपियां दिलाई जा रही है हमें, वो इस बात को सर्टिफाइड कर रहे हैं कि वो कॉपी उनके पास थी और उन्होंने हमको उपलब्ध करवाई है। वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो कॉपी जो है वो कूट रचित है, कि मिथ्या है, कि झूठी है, कि गलत है या फर्जी है। वो दूसरे एक्ट में दूसरे प्रोविजन के हिसाब से देखी जाएगी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वो अवेलेबल करा रहा है, वो सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि उसने उस कार्य लोक प्राधिकरण ने हमको उपलब्ध कराया, इसलिए वहां पे वो सर्टिफाइड कॉपी लिखेगा। जबकि सत्यापित का मतलब क्या हो जाता है कि वो उसकी सत्यता को साबित करता है किसी डॉक्यूमेंट की। मतलब जैसे मार्कशीट है, कोई स्कूल से जब कोई मार्कशीट आप लेने जाओगे, अपना प्रीवियस मार्कशीट, आपका मार्कशीट गुम गया है, चोरी हो गया है, तो आप जब स्कूल से लेने जाओगे तब वहां पे आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेरे को ट्रू कॉपी चाहिए। ट्रू कॉपी मतलब सत्य प्रतिलिपि चाहिए। ट्रू कॉपी का अर्थ क्या हुआ? वो जो आपका मार्कशीट था वो सही है, सत्य है, उसकी प्रामाणिकता वो घोषित करता है। तो आप वहां पे ट्रू पेपर मांग रहे हो, वहां पे ट्रू कॉपी मांग रहे हो, और यहां पर मांग रहे हो आप सर्टिफाइड कॉपी। इस बात को विशेष ध्यान रखें। फिर बात आती है टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है नमूने लेने की किसी सामग्री के। मटेरियल्स को मैंने बताया जिस चीजों को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, किसी भी तरीके से बोध कर सकते हैं, फिजिकली जो मेंशन हो, है ना। तो वो सारी चीजें मटेरियल के तौर पे परिभाषित होती हैं। ठीक है, तो जो मटेरियल है उसके आप नमूने ले सकते हो। अब मटेरियल में तो जैसे बहुत बड़ी व्यापक तौर पे आ गई, जो अभी लास्ट वाला इशू चल रहा था, एसी, है ना, तो वो भी मटेरियल है। लेकिन क्या उसका नमूना लिया जा सकता है क्या? तो इस बात को समझने के लिए ही जन सूचना अधिकारी बैठे होते हैं। वो ये देखते हैं कि ये फिजिकली पॉसिबल है या नहीं है, या किसी प्रावधान के तहत वो देने योग्य है या नहीं है। तो जिस चीज के नमूने, क्योंकि यहाँ पे अगर वो बोलता वर्ड की वो मटेरियल लिया जा सकता है, तब बात अलग होती। वो क्या बोल रहा है? मटेरियल के नमूने लिए जा सकते हैं। तो क्या एसी के सैंपल लिए जा सकते हैं क्या? भाई एसी, जैसे आप रेत है, रेत आपका एक ट्रक रेत गिरा या एक ट्रैक्टर रेत गिरा या कुछ भी गिरा, तो आप उसमें से थोड़ा सा रेत निकाल लिए, तो आप उसका सैंपल ले लिए और बाकी मटेरियल वहां पे वर्किंग पे है। ठीक है, अब एक एसी है तो उसमें से एक एसी में से आप कैसे कोई उसके एसी का कोई अंश निकालोगे? वो नमूना नहीं निकाल सकते। हाँ, हम ये बोल सकते थे कि अगर सेल है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड लोहे बनाती है, लोहे की सरिया बनाती है, लोहे की छड़ बनाती है, एंगल बनाती है, सब कुछ बनाती है। तो एंगल के लॉट में से कोई एक लॉट का कोई एक पीस का एंगल या उसमें का कोई टुकड़ा जो वहां पे हो, वो टुकड़े आप लेना चाहते हो, तो वो नमूना कहलाएगा, ना कि मटेरियल। क्योंकि मटेरियल तो पूरा एंगल है, मटेरियल तो पूरा उसके बाहर है, जो मटेरियल तो उसके यहाँ फैक्ट्री में बनने वाली सारी चीजें हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर में हम उसके मटेरियल्स को, जो उसके बिजनेस में आ रहा है, वो बन जाती है वस्तु, उसको बोलते हैं गुड्स।
वो मटेरियल तो है पर वो गुड्स की श्रेणी का है, और उसकी सैंपल क्या है, उसमें का कोई हिस्सा जो हम लेते हैं। जैसे हम डॉक्यूमेंट में एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं, उसी तरीके से हम इस नमूने के वर्ड को समझे, इसको बिना समझे हम अपने आप को हंसी का पात्र ही बनाएंगे, क्योंकि ये सब गलतियों के कारण से क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम अपने डिसीजन खराब लाएंगे, और उस डिसीजन का दुरुपयोग करके, क्योंकि वो तो अधिकारी तो चाहेंगे दुरुपयोग करें, दुरुपयोग करके हमको आगे की जानकारी देने से रोका जाए। ठीक है। अब जो चौथी बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो रजिस्ट्रार ऑफ देवेंद्र जी, कंपनी वो गर्ग वाले पे जो डिस्कशन चल रहा है, लोग बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, वहां पे बोल नहीं पाया मैं, लेकिन जो चीज है वो इस उपखंड सब क्लॉज 4 में स्पष्ट है। आप लोग इस बात को ध्यान दें कि सब क्लॉज 4 बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सारी धाराएं आप जान रहे हो, सब क्लॉज आप जानते हो कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, इंस्पेक्शन का क्या महत्व है, आप सर्टिफाइड कॉपी का मतलब जान रहे हो, क्या चीज की सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है आप जान रहे हो, आप जान रहे हो कि कैसे किसी सैंपल का नमूना सर्टिफाइड तौर पे लिया जा सकता है। लेकिन मेरे कई साथी उसको सरसरी तरीके से पढ़ने के कारण, अगर उसको ध्यान से पढ़ते तो मैं समझता हूँ वो मुझसे बेहतर समझेंगे और जानेंगे, लेकिन सरसरी तरीके से पढ़ने के कारण उन्होंने सब क्लॉज 4 को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, जबकि सब क्लॉज 4 आज के आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण है समझना। हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग के लिए ये सब क्लॉज 4 बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज अपने आप को अपडेट कर लीजिए, मैं इसलिए इसमें जोर दे रहा हूं इस बात पर स्पेशली। ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो, कैसेट्स। फिर देखिए देखो इसका टुकड़ा सिर्फ इतना था, ठीक है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, किसी डिस्केट में, फ्लॉपी में, टेप में, वीडियो में, कैसेट के रूप में, ठीक है, कोई सूचना उपलब्ध हो या प्राप्त किए जाने योग्य हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, और मतलब यहां से अलग शब्द हो गया, फिर आया है इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रीति से, अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक रीति से। और इलेक्ट्रॉनिक रीति को जब आपको पढ़ना होगा तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के लिए जहां पर भी आईपीसी में, और आपका एविडेंस एक्ट में जहां पर आया है वर्ड उस पे। और आईपीसी ने और एविडेंस एक्ट ने इलेक्ट्रॉनिक मोड की परिभाषा वही कर दी है जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 में मेंशन है, और उसके अंदर में सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। मैं ये जो प्रश्नों पे है ना हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप लोग चिंता मत करें, पर मैं क्या एक बार पहले आप लोगों को बेसिक वो बता दूं, कई बार क्या बातें अधूरी रह जाती है ना, इस चक्कर में हम टॉपिक से भटक जाते हैं। तो हो सकता है कि रामायण जैसी लग रही हो, लेकिन मेरे साथियों के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाह रहा था कि ये 2-4 दिन में आप लोगों के लिए इस पर हम चर्चा कर लें। बहुत दिन से मन में पेंडिंग था, आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था, तो मन में मेरे भी दुख था। एक सेकंड, फिर से दब गया मेरे से। हाँ, तो ये जो सब क्लॉज 4 है वो आपको क्या बोल रहा है, इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जिस भी तौर में हो, मतलब किसी एप्लीकेशन में हो, किसी पोर्टल में हो, किसी वेबसाइट्स में हो, किसी सर्वर में हो, या कोई ऐसे कृति के तौर पे जो किसी इलेक्ट्रॉनिक जरिए में आती हो, वो सारी चीजें इसके अंदर में कहलाएंगी परिभाषित। और थ्रू द प्रिंट आउट वेयर सच इंफॉर्मेशन इन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस। अब इसने यहाँ पर इस चीज को और एक्सप्लेन कर दिया कि कोई चीजें इंफॉर्मेशन अगर स्टोर्ड है ना, क्योंकि डाटा को स्टोर्ड वर्ड के तौर पे पढ़ा जाता है, तो स्टोर्ड है तो कंप्यूटर में स्टोर्ड है, या एनी अदर डिवाइस। एनी अदर डिवाइस मतलब मान लीजिए कि सरकार कोई कैमरा यूज कर रही है, कोई मोबाइल यूज कर रही है, कोई ऐसे इंजीनियरिंग टूल्स यूज कर रही है जिसके मोड में कोई डाटा स्टोर होते हैं, तो सारी चीजों की डिवाइसेस, है ना। तो उसके क्या बोल रही है, जो कंप्यूटर में हो उसके लिए क्या बोलती है, कंप्यूटर में हो
तो वो आपको प्रिंट आउट के तौर पे मिलेगी। देखिए, मैं आपको जो रजिस्ट्रार ऑफ ये जो वाला जो मामला था मेरे मुंह पे भी नहीं आ रहा, तो जो जिस मामले पे हमारा डिस्कशन चल रहा था कि जिस एक्ट पे, तो वहां पर एक्चुअली जन सूचना अधिकारी का एक ग्राउंड सही है कि वो प्रमाणित प्रतिलिपि देने के लिए ये सब क्लॉज 4 नहीं बोल रहा है। प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के लिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को लेने के लिए, इस आप इन 4 क्लॉज को पढ़िए और मेरे को एक भी आदमी अगर कोई बता सके कि वो ये चीज बोल रहा है कि कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो और आपको उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि मिले। इस सब क्लॉज 4 में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि डिस्केट में, फ्लॉपी में, टेप में, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी इलेक्ट्रॉनिक रीति। अब इस इलेक्ट्रॉनिक रीति के अंदर में आप ईमेल बोल सकते हो क्योंकि ईमेल सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो ईमेल है, व्हाट्सएप है, या किसी भी जरिए से, किसी भी माध्यम से, या प्रिंट आउट के माध्यम से कौन सी सूचनाएं मिल सकती हैं? वो सूचनाएं मिल सकती है जो किसी कंप्यूटर में धारित हो या किसी डिवाइस में धारित हो। तो मतलब जो हम पोर्टल की, वेबसाइट की या कोई भी चीजें जो कंप्यूटर की अवेलेबल जानकारियां हैं, उनसे यहाँ पे हमको यहाँ पर प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार दिया ही नहीं गया है। हमको प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार सिर्फ सब क्लॉज 2 में डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का लेने के लिए कहा गया है और सामग्री की प्रमाणित नमूने लेने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं इसके बाद भी आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो वरिष्ठ साथी, मैं खुद हूं, मैं इस बात को इनकार करता हूं। उसको इनकार करने का कारण क्या है और आधार क्या है? देखिए, मैं क्योंकि सूचना का अधिकार का इस प्रावधान व्याख्या को पढ़ूंगा तो इस व्याख्या में मेरे को नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखूंगा तो मुझे मिल सकता है। वो क्या होगा एंगल? मैं बोलूं कि भाई मेरे को 2J के तहत चाहिए, 2J के सूचना का अधिकार में जो बंधित है उस व्याख्या के अनुसार मेरे को चाहिए, तो वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंक्लूड होगा जब हम 2I पढ़ते हैं, तो 2I हमको इस चीज का स्कोप देता है, ठीक है। 2I क्या स्कोप देता है हमको? 2I कहाँ गया? हाँ, रिकॉर्ड, अभिलेख, है ना। इसका जो 2I का, सॉरी फिर से दब गया, देखिए 2I को जब आप पढ़ते हैं तो 2I में सब क्लॉज 4 क्या बोलता है? किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित अन्य सामग्री। क्या लिखा हुआ है? एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस। तो जो सूचना अधिकारी या तो हमको बेवकूफ समझ रहा है या हमें खुद उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास चीजें नहीं है, तो वो हमको क्या पढ़ाएगा? 2J का सब क्लॉज 4, जहां पर हमको प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर हम समझदार हैं और उस बात पे हम जागरूक हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सर मुझे जो है अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए। हम वहां पर 2J के सब क्लॉज 4 को मेंशन नहीं करेंगे। हम वहां पे ये नहीं बोलेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित सूचनाओं का मुझे प्रमाणित प्रतिलिपि दीजिए, रिकॉर्ड की प्रतिलिपि दीजिए। हम भी वहां पे समझदारी दिखाएंगे और हम ऐसी सूचनाओं को मांगने के लिए वर्ड यूज करेंगे अभिलेख। हमें अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए, और अगर आपको व्याख्या करना पड़ा अपील में या शिकायत में, तब आप वहां पे व्याख्या करेंगे कि सेक्शन 2J के सब क्लॉज 2 में हमको सर्टिफाइड कॉपीज लेने का अधिकार दिया गया है, जो कि उस लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में धारित है, नियंत्रणाधीन भी है और धारित भी है। और उसमें मैंने अभिलेख चाहे हैं। अभिलेख की परिभाषा को जब हम पढ़ते हैं सब सेक्शन घ में, है ना, तो वहां पर इस बात को डिफाइन किया गया है कि किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। तो हम उस चीज की चाह रहे हैं प्रमाणित प्रतिलिपि, तो इस जरिए से हम प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते हैं।
अब नहीं देखिए ये अग्रवाल बात जी, हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने उसकी व्याख्या नहीं की। यानी अग्रवाल जी, यहाँ मैं इंटरप्ट करूं आपको कि जो जी आप कह रहे थे कि सर्टिफाइड कॉपी इसमें सब क्लोज में जाके कि फ्लॉपी से या कंप्यूटर से नहीं ले सकते, इसमें एक बुक है सर मेरे पास, जो आप कह रहे थे किसी बुक में हो सकता है, तो इस बुक में देखना, एक बार गौर करना सर इस पॉइंट को भी। ये बुक है जी डॉक्टर ज्योति रत्नागर, गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ये कहते हैं सर, हाउएवर अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, the right to information was expressly defined under the section 2J and it has two parts। इन्होंने इसमें दो पार्ट का ब्रीफ किया हुआ है, मीनिंग पार्ट्स और इंक्लूसिव पार्ट्स। ये इंक्लूसिव पार्ट्स में जो डिफाइन करते हैं सर, ये करते हैं, इट कवर राइट्स टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स, documents, records, taking notes, extract or certified copy of documents of records, taking certified sample of material obtaining from in the form of disc, floppies, tapes, video, cassettes, or in any other electronic mode or through printout where such information is stored in a computer or in any other device। यानी कि जो हम वो वाली बुक कहती है ना सर, कि जो देखिए फ्लॉपी में या जो हमारे साइट पे अवेलेबल होते हैं मैं सर। अब गोस्वामी जी आगे इस मेरी बात को बात एकदम कर शॉर्ट सुनिए में सर। डिफाइन कर देता हूँ, आप लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी, एकदम शॉर्ट में डिफाइन हो जाएगा। देखिए हम इस बात को मानते हैं ना कि जो बेयर एक्ट में राजपत्र में जो प्रकाशित है और जो अंग्रेजी की राजपत्र में प्रकाशित है, वही फाइनली कोर्ट उसको मान्य करेगी, फाइनली वही पढ़ा जाएगा। इस बात को मानते हैं कि नहीं, बताएं। अगर हम इस बात को मानते हैं कि जो कोर्ट में पढ़ा जाएगा या न्यायालय जिस चीज को मानेगा वो फाइनली होगा जो राजपत्र में प्रकाशित बेयर एक्ट का जो कानून है, प्रावधान है, उसी को। तो हमारे पास जो आपने बात बोली वो बेयर एक्ट में लिखी है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन उस लेखक ने किया, उस लेखक के इंटरप्रिटेशन को, बुक को नहीं पढ़ा जाएगा, उसको हमको व्याख्या करनी पड़ेगी कोर्ट के सामने। उसी को व्याख्या करने का जो तरीका होगा, वो व्याख्या करने का तरीका ही मैंने आपको बताया कि हमको ये जानकारी सब क्लॉज 4 में, 2J के सब क्लॉज 4 के अधिकार में नहीं मांगनी है, हमको ये जानकारी मांगनी है सब क्लॉज 2 के अधिकार में। अगर हमने वहां पर आवेदन करते समय अगर ये लिखा कि सेक्शन 2J में या उसके अपील के ग्राउंड्स को या शिकायत के ग्राउंड्स को अगर हमने ये बना लिया कि 2J के सब क्लॉज 4 में लिखा है, ऐसा लिखा है, तो वहां पर हमारा एक राइट छूट जाएगा, वो राइट छूट जाएगा प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का। लेकिन अगर हमने उसमें सब क्लॉज 2 का इस्तेमाल किया, आप बात को गौर करें, है ना, किया, तो अब हमको वहां पे खाली सब क्लॉज 2J का 2 नहीं बताना है, वहां पर हमको सब क्लॉज 2I अभिलेख की परिभाषा भी समझानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो सब क्लॉज 2 है वो क्या बोलता है कि आप रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स में की प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते हैं। अब रिकॉर्ड के अंदर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आ जा रही है जो किसी कंप्यूटर में धारित हो। अब मुद्दा क्या आ रहा है, जो इन लोग मजे ले रहे हैं, अब इसका मजा और देखिए, मजा ये है कि जो सूचनाएं पोर्टल में है या वेबसाइट्स में है, उसको एक्चुअली टेक्निकल लैंग्वेज में कंप्यूटर में धारित सूचनाएं नहीं मानी जाती, उसको सूचनाएं धारित मानी जाती है सर्वर के अंदर। क्योंकि उसका जो कंट्रोल होता है, जब सर्वर में चले जाता है तो आप अपने कंप्यूटर से बैठ के उस सर्वर में जो आपके डाटा है उसको नहीं बदल सकते जब तक कि आपके पास उस सर्वर के उस डाटा में जाके उसको एडिट करने की एक्सेसिबल एंट्री ना हो। ठीक है, ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो एनआईसी के जो पोर्टल या वेबसाइट यूज करते हैं, वो उनको दो की के साथ मिलती है, एक जिसको वो एडिट कर सकते हैं, एक जिसको वो एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जो एनआईसी या गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स जो रहती है, वो जो सर्वर की एचटीटीपी बनाकर देती है, उसके उस पे वो कोई बदलाव नहीं कर पाते, लेकिन उसके कंटेंट्स में बदलाव कर पाते हैं। और ये बदलाव करने की अगर अथॉरिटी उस लोक प्राधिकरण में किसी अधिकारी के द्वारा मौजूद है, तो वो उसके नियंत्रणाधीन ही है। अगर वो एक्सेसिबल एंट्री उसके पास नहीं है, मान लीजिए कि ज्यादातर आप देखिए, ज्यादातर यही होता है कि आपके राज्य में
बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वेबसाइट बोलोगे किसी डिपार्टमेंट का, तो इन लोग क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट एक ही वेबसाइट को बताते हैं, पता। वो बोलेंगे दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक वेबसाइट बना देंगे delhieducation.nic.in, ठीक है। ये वेबसाइट बन गया। वही वेबसाइट को सेक्रेटेरिएट भी अपने उसमें टाइटल में लिख रहा है, वही डायरेक्टरेट भी लिख रहा है, वही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी लिख रहा है, वही संभागीय ऑफिसर भी लिख रहा है, ठीक है। अब इसकी एक्सेस किसके पास है? एक जो जिला स्तर में बैठा हुआ है उसके पास नहीं है। उसकी एक्सेस है राज्य स्तर में बैठे हुए या तो सेक्रेटरिएट में बैठे हुए किसी आदमी के पास होगी, और उसकी भी संभावना कम है, वो होगी विभागाध्यक्ष के अंदर में। मतलब जो डायरेक्टरेट होंगे या ईएनसी, आईएनसी, इस तरीके की चीफ जो ऑफिसर होंगे, उनके पास वो एंट्री होगी। तो वो एक्सेसिबल एंट्री जिसके पास होगी वो उसके नियंत्रण में चली जाएगी, तो उस प्राधिकरण तक हमको रीच करना पड़ेगा। तो मे बी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए हम जब भी कोई चीज को मांगे तो इस चीज के लिए हमको खुद पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। विष्णु भैया, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, क्योंकि आप टेक्निकल आदमी हैं, इन चीजों को समझते हैं, कंप्यूटर की धारणाओं को। विष्णु भैया, ठीक है। तो मैंने आपको कहां तक अपन पहुंच गए, अपने पास बचा है 10 मिनट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को जो परिभाषा का मेन जोर था वो आपको बता दिया। मैं आज हिरार्की पे नहीं गया, जो हिरार्की वाला प्रोसीजर है, लेकिन क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो मेरा 6-1 अधूरा रह जाएगा। अब मैं वापस आता हूं अध्याय 2 पर। अध्याय 2 क्या बोल रहा है? सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। यहाँ पर सारी बाध्यताएं आ रही है, और जो ये सेक्शन 4 सेक्शन 4 सेक्शन 4 सेक्शन 4 जो सब गाते रहते हैं, उन सभी साथियों को मैं इस बात पर जोर दूंगा, हो सकता है वो जानते हो और हो सकता है वो नहीं जानते हो। इसके अंदर में भी दो लोग दो अलग अलग लॉजिक पर बातें करते हैं, और डेफिनेटली हम अपने लॉजिक को फिट करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, और लोक प्राधिकरण उस बात को फिट करने की कोशिश करता है जो उसके लिए फायदेमंद हो, ठीक है। तो सेक्शन 4 में मैं बस आपको शॉर्ट में एक चीज बोलूंगा, क्या मेरे को कोई साथी ऐसी जानकारी बता सकता है जो सेक्शन 4 में नहीं आती है? वो कोई ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहता है जिसकी जानकारी सेक्शन 4 के अंदर में निहित नहीं है? कोई ऐसा इंफॉर्मेशन, कोई वर्ड इस्तेमाल करें, कोई जानकारी इस्तेमाल करें, कोई भी बोल सकता है, जल्दी से बोले। अगर किसी को लग रहा है कि कोई जानकारी ऐसी है जो खाली सेक्शन 4 में इंक्लूड ना हो। चलिए ठीक है, मैं आगे बता दूं कि सेक्शन 4 एक तरीके से इस चीज का डेफिनेशन है। हाँ सर बोलिए। सर बोलिए। इसमें बोल रहा था सेक्शन 4 में जो पावर जो है, जो शक्ति है, वो सर इसमें नहीं है सर। क्या चीज? पावर? हाँ, हेलो। कोई भी जो विनिश्चय करते हैं। हाँ हेलो सर। हाँ, कोई भी हाँ जो विनिश्चय जो किया जाता है, तो उसमें सर उनको क्या शक्ति है सर, ये इसमें मतलब नहीं है सर कहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कैसे नहीं है? आपने जो है अगर आप देखें तो ये जो सेक्शन 4(1)(b) का जो उपखंड 2 है, जो रोमन 2 है, वो बोलता है जी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य। यहाँ तक कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, जी सर। उसकी ये बात बोलता है, विशिष्टिया, कृत्य और कर्तव्य। ये सारी चीजें तो ये एक्सप्लेन जो करने की जैसे बातें की गई है। लेकिन सर ये मिलता नहीं है सर, वही बोल रहा हूँ मैं, ये तो लिखा हुआ है लेकिन मिलता नहीं है सर। तो मिलता नहीं है, ये एक अलग लड़ाई है। हम बात कर रहे हैं एक्ट के प्रोविजो की। एक्चुअली प्रावधान चालू होता है सेक्शन 3 से। जो प्रोविजो है,
आप प्रोविजो नहीं बोल सकते सेक्शन 2J को, 2F को, 2I को, 2H को, ये प्रोविजो नहीं है, ये प्रावधान नहीं है, वो सिर्फ व्याख्या है। प्रावधान है सेक्शन 3 से, और जो चीजें प्रावधान होती है किसी कानून में, वही भूल जो होती है वो मतलब अक्षम्य नहीं होती। अगर आपने परिभाषाओं की गलती कर दी है समझने में, तो वो क्षम्य हो सकती है ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो परिभाषाओं के जो शब्द दिए हैं उसको आप हाईलाइट करिए, उसको आप बताइए कि यहाँ से आप अवलोकन करें, उसको देखें। तो ये तो गैर जिम्मेदारी है, लापरवाही है अधिकारियों की। चलिए हम आ जाते हैं वापस उसमें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जो मेरी जितनी भी अधिकारियों से बात होती है, या जितने भी सूचना अधिकारियों को मेरे से जो डिस्कशन पे आए हैं, पैनल्स में आए हैं, या जो भी मैंने 2-3 साल में अपने साथियों के जरिए से जाना है, मैं आप लोगों को उसका शॉर्ट में बता दूं कि उन लोगों का ये मानना है कि जितनी जानकारियां सेक्शन 4 के अंदर में बताने की बात कही गई है, उतनी ही जानकारियां एक्चुअली देने योग्य है। जो सेक्शन 4 में डिफाइन नहीं है, वो जानकारियां एक्चुअली देने के लिए वो बाध्य नहीं है कोई भी प्राधिकरण। अगर वो होगी तो उसकी परीक्षा वो 8 और 9 में करेंगे। ये ऐसा इन लोगों ने अपने आप में मेंटलिटी सेट करके रखा हुआ है। इसीलिए आप लोगों को जब कोई वरिष्ठ साथी बोलता है कि सेक्शन 4 का ये नहीं हुआ, सेक्शन 4 का, अरे सेक्शन 4 का उन लोगों ने अगर सही तरीके से नहीं भी किया ना, तो भी आपको सेक्शन 4 का लाभ नहीं मिल पाएगा। और सेक्शन 4 के लिए देखना, रमेश भी हमेशा एक चीज को झिड़कते होंगे, वो झिड़कते इस बात को है कि जैसे आप सेक्शन 4 की बात करेंगे तो वो तिलमिला जाते। तिलमिलाने का एक ही कारण है उनका, क्योंकि वो जानते हैं कि सेक्शन 4 अगर प्रकटीकरण अगर डिपार्टमेंट ने कर दिया है ना, तो उसके बाद वो हमेशा आपको एक ही डायलॉग मारेगा, हमने जानकारी वेबसाइट्स पे आप देख ले, जाके वेबसाइट में है जाके देख ले, और ऐसे करके वो टाइम पास करना चालू कर देगा। जो रमेश भैया की मीटिंग में हमारे साथी जा रहे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, वो उस बात पे बहुत नाराज हो जाते हैं जनरली। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी डिपार्टमेंट, 99% डिपार्टमेंट को तो मैं खुद बोल सकता हूं कि वो सेक्शन 4 के प्रति गंभीर नहीं है, और किसी ने भी उस बाध्यताओं को, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, वो बाध्यताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 4 की बाध्यताएं पूरी नहीं की गई हैं। ठीक है, सेक्शन 51, 52, ऐसे देखा जाए तो एक एक धारा इसकी इतनी शॉर्ट में, उस पर हर बातों पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप लोगों को मालूम है, मैं बहुत ज्यादा इसको ब्रीफ नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि 51 सिर्फ इस बात को बता रहा है कि हर प्रशासनिक एक को, जो हम यहाँ पे मिस करते हैं, मैं सिर्फ उस बात को कंटेंट करूंगा, every public authority shall within a 100 days of the enactment of this act, ये तो ठीक है उस समय की बात थी, अब वो समय बीत चुका है, 120 दिन वाला 2005-2006 में ही पूरा हो चुका है। यथा स्थिति लोक सूचना अधिकारी उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। देखिए, थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए इस बात को। ये एक्ट क्या बोल रहा है किसी लोक प्राधिकरण को, कि आप उतने सूचना अधिकारियों को पदाभिहित कीजिए जितना सूचना मांगने वालों की जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी हो, आवश्यक हो प्रदान करने के लिए। वो ये नहीं बोला कि एक लोक सूचना अधिकारी अपॉइंट कीजिए, पदाभिहित कीजिए, ऐसा लिखा क्या? नहीं। लेकिन जब हम आदित्य बंदोपाध्याय का जो कोर्ट केस का मामला देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें क्या बोला जाता है कि आप सूचना के अधिकार का दुरुपयोग करने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई 75% समय और 75% कर्मचारी उसी काम पे लग जाए सूचना का अधिकार देने के लिए। तो भाई, आपको सूचना का अधिकार देने के लिए सेक्शन 51 में इस बात को एक्सप्लेन किया गया, जिस बात को कभी किसी ने जोर नहीं दिया, कि आप उतने अपॉइंट कीजिए ना, आप उतने अपॉइंट कीजिए जितनी उसकी जरूरत है। वो काम आप नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं तो आपसे गलती हो रही है। एक दूसरी बात क्या बोल रहा है इसी परिभाषा में, इस केस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेस। देखिए, यहाँ पर
जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिसेस की बात की गई है, ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको जब तक अपन नहीं समझेंगे तो आप 6.1 और 6.3 का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। बता मैं 5.1 को अभी हाथ नहीं लगाता, जैसे मैंने सेक्शन 4 को छोड़ दिया है ना। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो इतना व्यापक है कि उस पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन डिस्कशन करते रहोगे तो भी खत्म नहीं होगा। उसकी बस एक ही सारांश है कि उसमें दो लोगों की दो पहलू है। जो लोग सेक्शन 4 में ये मानते हैं कि इतनी ही सूचना प्रकट करने योग्य है और उतनी ही मिलनी चाहिए, और एक घड़ा वो है कि प्रकटीकरण हो जाना चाहिए। ठीक है, वो एक लड़ाई है, एक अलग तरीके का संघर्ष है, उसको अलग तरीके से समझना होगा, लेकिन वो एक्ट को कमजोर नहीं करता। इसलिए मैं सेक्शन 4 को बहुत ज्यादा अभी वो नहीं लिया। मैं अब सीधा सेक्शन 5.1 में आया, और 5.1 आपको बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? शासक प्रशासक, इसकी बात की जाती है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। हर डिपार्टमेंट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई होती है जिसको हम सेक्रेटेरिएट के तौर पे जानते हैं, जिलों में हम आईएएस कलेक्टर के तौर पे जानते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती है जहां पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गवर्न करता है। ये ज्यादातर राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं साधारणतः, नहीं तो फिर प्रभार में अन्यों को भी रखा जा सकता है जो नॉन गजेटेड होते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए कि कोई भी लोक प्राधिकरण के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का होना बहुत जरूरी है। दूसरा 5.2 है। 5.2 में बस एक मोस्टली बात यही कही गई है कि जन सूचना के, लोक सूचना अधिकारी के सहायता के लिए एक सहायक लोक सूचना अधिकारी होगा, जिसका काम होगा कि वो आवेदन को भी ले, अपील को भी ले, और सेकंड अपील और शिकायत को भी लेके आयोग तक पहुंचाए। मतलब एक पोस्ट ऑफिस का काम करने के लिए एक आदमी को बैठाया गया है जो किसी भी तरीके का कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। उसका ड्यूटी सिर्फ इतना है कि वो जो है उस एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करे। अगर वो जन सूचना अधिकारी तक पहुंचाना है तो जन सूचना अधिकारी तक पहुंचा दे, अपीलीय अधिकारी तक पहुंचाना है तो अपीलीय अधिकारी तक पहुंचा दे, आयोग तक पहुंचाना है तो आयोग तक पहुंचा दे। और उसके लिए जो आवेदन के समय की कंडीशन पर उसकी मैक्सिमम लिमिट 5 डेज वो की गई है। अगर 5 डेज से ऊपर होता है तो सहायक सूचना अधिकारी पे कोई वो नहीं लगेगा पेनल्टी, वो एक्चुअली लगना चाहिए सूचना अधिकारी पर। लेकिन हम इस सहायक सूचना अधिकारी